लास्ट क्लास में हमने रोटेशन खत्म किया था, ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था। ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, G m1m2/r²। ये दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला G m1m2/r², जो आपने 9th में से खूब सुना हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद एक नोट लिखा था, उस नोट में उसकी डायरेक्शन लिखी थी कि डायरेक्शन हमेशा दोनों चार्ज को, दोनों मास को मिलाने वाली लाइन पर ही होता है। अगला नोट पढ़ा था कि अगर आसपास बहुत सारे मासेस हों तो किसी एक मास पर लगने वाला नेट फोर्स, सभी मासेस जो उस पर नेट फोर्स लगाएंगे, नेट ग्रेविटी फोर्स लगाएंगे, उसका समेशन। उसका सवाल करेंगे तो और मैं समझा दूंगा। तीसरा नोट जो हम लिखने वाले थे वो लिख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको ध्यान से देख लेना और जैसा आपको सिखाया जा रहा है वैसा की वैसा उसको रख लेना। ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म नोट डाल के लिखना है। तो अब हाथ बांध लो और इधर देखो। अबे यार, तुम, अरे खूब लंबा तो है। मेरे को तो लगा ऊपर ही निकल जाओगे। खैर, हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाथ बांध के बैठना है और देखना है ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लीजिए कि दो मास हैं, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है। हमें फाइंड करना है, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वेक्टर हमें फाइंड करना है। समझ में आई बात? आपको क्या करना है, मैं अभी एक डेरिवेशन से करा के एक फॉर्मूला बनाऊंगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जिस भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स पूछा जाए कि फलाने, जैसे दो पार्टिकल, एक 2 kg का एक 4 kg का, 4 kg के ऊपर फोर्स बताना है, तो आपको 4 kg के पार्टिकल को m2 मान लेना। तो आपका फॉर्मूला जो भी हम बनाने वाले एज इट इज लग जाएगा। बोले सर नहीं माने तो माइनस लगा देना, नेट आंसर में जो भी आएगा उसका आगे माइनस लगा देना। समझ में आई बात? क्या समझ में आ रही है? थोड़ा और देख लो। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, x1 y1 z, ऐसे 3D में कोऑर्डिनेट दिए। तभी लगाना है इसको जब 3D वीडी में कोऑर्डिनेट आ जाए। क्यों तभी क्यों लगाना है सर? नॉर्मल में नहीं लगा सकते क्या? नॉर्मल में भी लगा सकते हो, नॉर्मल में भी लगा सकते हो, लेकिन जैसे एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, इस प्लेन में ही है, तो हम ज्यादा प्रिफर नहीं करते ऐसा वेक्टर वेक्टर चलाना। हम डायरेक्ट मन में देख लेते हैं कि ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा और फॉर्मूला लगा देते हैं G m1m2/r²। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन आई उसके दो कंपोनेंट कर देंगे तो आई कैप माइनस जे कैप में आंसर आ जाता है। लेकिन यही चीज अगर 3D में करनी हो कि इसके कोऑर्डिनेट है कुछ x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट है कुछ x2, y2, z2, अब 3D में कहीं दिख ही नहीं रहा कोई, आपकी बात नहीं कर रहे, 3D में कोई दिख ही नहीं रहा कोई, और वो दिख रहा है कि फोर्स ऐसे लग रहा है, और आपसे पूछ लिया कि भाई इसका वेक्टर फॉर्म में आंसर दो कि आई कैप क्या होगा, जे कैप क्या होगा, के कैप क्या होगा, तो फिर उनके कंपोनेंट कर पाना, 3D में सोच पाना आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर हम ये जो फॉर्मूला आएगा वेक्टर फॉर्म में, वो वाला हम इस्तेमाल कर लेंगे, वैल्यू डालेंगे और अपना वेक्टर में आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपको बस इतना करना है कि जिस भी फोर्स, जिस भी पार्टिकल पर फोर्स पूछा हो, आपको उसको 2 मान लेना है। तो हम जो करेंगे वो एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और आपको चीज अगर समझ में आ जाए तो फिर ठीक है, अपने मन से 1 2 मानना और सॉल्व करना। ठीक है क्या? चलिए, तो बताइए m1 m2 पर किधर फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन ही होगा, खुद की तरफ ही लगाएगा, और किधर लगाएगा? कोई ऑप्शन नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स के पास कि कहीं और लगा पाए। जैसे बोल दे कि मैं इधर भी तो अट्रैक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की खासियत होती है। ये धक्का भी मारेगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन भी
मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होता है, अट्रैक्शन भी मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होता है। ये चाहे कि मैं खींच के थोड़ा इधर ले, नहीं, खुद की तरफ से। समझ में आई बात? अच्छा जी। तो फोर्स लगेगा ऐसे, इसको मैं बोलता हूँ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? सोच लो। हमें बस यही वेक्टर निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? तो मैं ये कह रहा हूं कि F21 वेक्टर बराबर, किसी वेक्टर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, कैप से भी मल्टीप्लाई करो सर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड इनटू कैप। पढ़ रखा है, सुन रखा है? बहुत बढ़िया। अब इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, पर इसको मैं क्या लिखूं? F21 कैप का मतलब क्या हो गया? ये वाली डायरेक्शन। सुनना ध्यान से। अच्छा, अगर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? ये वाला वेक्टर बोलूंगा ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, R21 वेक्टर। ठीक है क्या? और मैं देख पा रहा हूं कि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन की अपोजिट है। अरे हाँ कि ना? तो अगर मुझे फोर्स को इसके टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? F21 कैप को मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या? माइनस ऑफ R21 कैप। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? इधर, और कैप का मतलब इसकी डायरेक्शन। तो मैंने F21 कैप को क्या लिख दिया? माइनस R21 कैप। ठीक। अब आगे देखो, F21 मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G m1 m2 अपॉन R²। R किस किस के बीच की डिस्टेंस है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है क्या? ये माइनस आगे लिख दूं क्या? और ये क्या बन गया? R21 कैप। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब कभी भी जब फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो ऐसे कैप में नहीं छोड़ते हैं, वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो R21 कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ? R²। देखो यहाँ पे जैसे कैप को लिखना है तो मुझे क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो R21 वेक्टर अपॉन R21 मैग्नीट्यूड। कैप को देखो, इसको मैं, इधर कुछ भी नहीं है, जो सारे धमाके हो रहे हैं वो इधर ही हो रहे हैं। पहले इससे ये लिखा, फिर तो छाप दिया, फिर इससे ये लिखा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फाइनल फॉर्मूला कि F21 वेक्टर बराबर माइनस G m1 m2 अपॉन, अच्छा मेरे को जरा बताना यही चीज क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। और R का मतलब क्या है? वही। तो ये कितना हो गया? इनटू R21 वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको रटना रहेगा, इसका डेरिवेशन नहीं रटना है, और रटना था तो रटो, मैंने रट रखा, वैसे आप भी रटो। और नहीं रटना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसको यूज में लो, इस फॉर्मूले को रटो। अब आप सोचवाऊं एक चीज, मतलब आप कौन कौन ऐसा सोच रहा है कि सर यहाँ पे आपने माइनस ऑफ R21 क्यों लिखा, डायरेक्ट इसी वेक्टर को R12 लिख लेते हैं, ऐसा कुछ कोई सोच रहा है? नहीं, तो फिर यही ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यू डालनी रहेगी। मैंने ऐसा इसलिए करा है माइनस लिख के कि ये 21 है ना, तो यहाँ भी ऐसा 21 अलग से याद नहीं रखना पड़ता। भाई मैं इस डायरेक्शन को माइनस ऑफ R21 की जगह R12 भी तो लिख सकता था, पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। पर फिर आपको ऐसे याद रखना पड़ता कि फोर्स तो टू का है वन के रिस्पेक्ट, मतलब वन की वजह से, और पोजीशन वेक्टर आएगा वन का टू के, तो वो अजीब हो जाता। उसकी जगह माइनस लगाना ज्यादा सिंपल है, और ये कहना कि भाई अट्रैक्शन है तो माइनस तो लगेगा ही। समझ में आई बात? और ये कहना कि भाई फोर्स निकालना है टू पर वन की वजह से, तो पोजीशन वेक्टर भी लिखना पड़ेगा टू का वन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो माइनस की क्या वैल्यू डालेंगे? माइनस ही रखेंगे। जी की वैल्यू क्या रखेंगे? 6। सीधे बैठ जाओ। 6.7 × 10⁻11। M1 M2 दिए रहेंगे। आर क्या लिखेंगे? मैं बता, R21 क्या लिखेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ, इधर देखो। R21 वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ टू माइनस पोजीशन ऑफ वन। पोजीशन ऑफ टू क्या लिखेंगे? x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, माइनस x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा?
x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, r21 वेक्टर। तो आपको ये छाप देना है, r21 वेक्टर की जगह आपको कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, आपको ये छाप देना है। छाप दिया। और यहाँ r की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये छापेंगे, पर उसका क्यूब करना है भाई साहब। ये r की वैल्यू लिखी है मैंने, इसका क्यूब होगा। समझ में आई बात। तो जब आपसे पूछा जाए कि एक 2 kg का मास है, एक 4 kg का मास है, 4 kg के मास पर फोर्स निकालो कितना होगा 2 kg की वजह से, तो पहला काम क्या करना है, 4 kg को m2 मानना है और ये फॉर्मूला लगा देना है। m2 मानने का क्या मतलब है, 4 kg के कोऑर्डिनेट को आपको x2 y2 z2 लिखना है और 2 kg के कोऑर्डिनेट को आपको x1 y1 z1 लिखना है। ऐसा क्यों करवा रहे हैं, ताकि ये आप लिख पाओ। ठीक, x2 माइनस x1 वगैरह लिखो। इस फॉर्मूले का यूज तभी करें जब 3D में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो किसी मास के, पॉइंट मास की कोऑर्डिनेट 3D में, तो इसका यूज करें। बोले से 2D में दिए हो तो क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं गलत बिल्कुल नहीं होगा, सही तब भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लिखिए। मास m is fixed at a point and another mass m is moving around it in a circle of radius r with constant speed. Assume that there is no other force. Find its speed and time period of circular motion. एक पॉइंट मास फिक्स है और दूसरा पॉइंट मास उसके चारों तरफ सर्कल में घूम रहा है रेडियस आर पर। रेडियस आर भी गिवन है, उसका मास m2 है, फिक्स वाले का मास m1 है। इसको ऐसे सोचो, अच्छा इसकी स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड से घूम रहा होगा। तो बोले सर क्या फिक्स होगी, कितने से भी घूम सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर इसको इस ऑर्बिट में स्टेबल होना है तो एक फिक्स, एक पर्टिकुलर स्पीड से ही घूमना पड़ेगा। अगर स्पीड उससे ज्यादा होती है तो उससे बड़ी रेडियस के ऑर्बिट में स्टेबल हो जाएगा, चला जाएगा, उससे कम होती है तो छोटे में आ जाएगा। सेम वही कंसेप्ट है जो बोर में आपने पढ़ा था। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग वेलोसिटी आती है। वहां पे आप वेलोसिटी कैसे निकालते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करके वी आ जाता है। यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल के बराबर करके काम करोगे। तो कैसे करेंगे देखो, ये एक मैं ही करके दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ सीखना है कि कैसे हो रहे हैं। फिर आपको होमवर्क मिलेगी आज बेबी 1, वहां पे आपको सवाल करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ देखना है कैसे हम कर रहे हैं। तो देखो भैया कर क्या रहे हैं, बेसिकली मैं कोई सर्कल पे घूम रहा है तो इस घूमती हुई चीज का एफबीडी बना रहा हूँ। इस एफबीडी मुझे दिख रहा है कि एक फोर्स तो लगेगा अंदर की तरफ जिसको मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा कोई भी जब सर्कल में घूमता है तो क्या लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इक्वेशन क्या लिखूंगा, एफ जी, यानी कि वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम नहीं, m2 जो घूम रहा है उसका मास आएगा। इसका क्या होएगा, इसका नहीं आएगा। अब बताइए दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा जी m1 m2 अपॉन m2 v स्क्वायर अपॉन आर। आप देखेंगे कि जो घूम रहा है उसके मास पे तो फर्क ही नहीं पड़ता। आप कुछ भी घुमा लो, इसी वेलोसिटी से घूमना है। चाहे आप किसी को घुमा लो, उसको इसी वेलोसिटी से घूमना पड़ेगा अगर उसे आर रेडियस में घूमना है तो v बराबर कितना आएगा, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, जी m1 अपॉन आर का अंडर रूट। लिखो। और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालने के आप कुछ फॉर्मूले ध्यान रख लो, बार बार काम आएंगे। टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, और जब कोई सर्कल में घूमता है तो वी बराबर ओमेगा आर भी होता है, तो 2 पाई आर अपॉन वी। तो टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी। वी अपोजिट में है तो उल्टा हो जाएगा, आर अपॉन रूट
जी एम। आर को थोड़ा इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा ही है पर हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। यहाँ पे तो एक फिक्स था, दूसरा उसके चारों तरफ घूम रहा था। अगले में अगला क्वेश्चन लिखिए, सेट क्वेश्चन नंबर 2। Two identical point masses m are moving in a circle about their center of mass due to their mutual gravitational force. Find speed and time period of each particle. यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी को भी फिक्स नहीं रखा है, दोनों घूम सकते हैं और बोले दोनों घूम रहे हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे दोनों का मास सेम है, इसलिए सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में आएगा। तो यहाँ बीचों बीच में हम सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, d/2, और ये भी डिस्टेंस कितनी आएगी, d/2। ये सेंटर ऑफ मास सेंटर बन जाएगा, और ये पार्टिकल जब घूमेगा तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, d/2, और इसकी रेडियस भी कितनी आएगी, d/2। मतलब बेसिकली दोनों सेम सर्कल पर ही घूमेंगे। अभी मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, उसमें इसका मास m1 और इसका m2 हो जाएगा। क्वेश्चन यही रहेगा कि दोनों अपने सेंटर मास के अबाउट घूम रहे हैं, लेकिन वहां पे आप देखोगे कि सेंटर मास बीच में नहीं आएगा, तो एक रेडियस छोटी हो जाएगी, एक रेडियस बड़ी हो जाएगी। दोनों अलग अलग रेडियस पे घूमेंगे, दो सर्कल बनेंगे, इसमें एक ही बन रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में। समझ में आई बात। अब ये घूमेंगे कैसे, तो एक आएगा नीचे, मान लेते हैं ये V1 से नीचे आ रहा है, और एक आएगा ऊपर, ये मान लीजिए V2 से ऊपर जा रहा है, और ये इस तरीके से घूमेंगे। ये नीचे आता जाएगा, ये ऊपर आता जाएगा, लेकिन ये इस तरीके से घूमेंगे कि दोनों हमेशा एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट में रहें, दोनों डायमीटर पे रहें। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में सेंटर पड़ना चाहिए, जो कि सेंटर ऑफ मास होगा इनका। बोले सर ऐसा अगर नहीं हुआ तो, मान लो अगर दोनों ही ऊपर चले गए तो, अगर ये और ये ऊपर चले गए तो सेंटर ऑफ मास बिगड़ेगा। सेंटर मास तो छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस बदलेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिगड़ेगा। और इनको घुमा कौन रहा है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हुआ तो इनका सर्कल बदलेगा। जब सेंट्रिपिटल फोर्स ही बदल जाएगा तो सर्कल बदलना पड़ेगा, और हम चाह रहे हैं एक ही सर्कल पे घूमे, तो मतलब इनका ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लग रहा है वो बदलना नहीं चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों का मास ना बदले, जो कि नहीं बदल सकता, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी ना बदले। वो तभी नहीं बदलेगी जब ये इधर जाए, ये इधर जाए, और हमेशा एक दूसरे के सामने रहे। खैर, एक पार्टिकल को बी मान लेते हैं और दूसरे को ए मान लेते हैं, और सॉल्व करते हैं, इसके लिए V2 वगैरह निकालते हैं। तो जो पिछली बार एक पार्टिकल के लिए किया, एफपीडी बनाई, यहाँ पे अब दोनों के लिए करना है। इस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैं लिख दूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बराबर, किसके लिए कर रहा हूं मैं, पार्टिकल बी के लिए। एफ जी बराबर मास कितना है इसका, m, V2 स्क्वायर अपॉन आर, या चलो वैल्यू अगले स्टेप में डाल लेंगे, तो इसको मैं आर लिख लेता हूं, और इसकी रेडियस कितनी है, d/, एफ जी में क्या लिखूंगा कौन बताएगा। सीधे बैठो, मुंह से हाथ हटाओ, थोड़ा कमर सीधी रखो, सीधे बैठ जाओ। हाँ अब बताओ, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा अटेंटिव रहो। तुम जगोगे तब तक अच्छा खत्म, ऐसा हो जाएगा। एफ जी बताओ क्या लगेगा, क्या लिखूं मैं एफ जी की जगह, जल्दी बोलो। G m स्क्वायर अपॉन, G m m अपॉन d/2 का स्क्वायर, d² जो नीचे आता है वो दोनों के मास के बीच की डिस्टेंस आती है, दोनों के मास के बीच में d डिस्टेंस है। m V2 स्क्वायर अपॉन d/2, d से d गया, एक जो घूमता है मास उसका मास तो कट ही गया। V2 स्क्वायर बराबर एक d से एक d गया, Gm अपॉन 2d का रूट।
और इसका अगर टाइम पीरियड वगैरह निकालना है तो तुम, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आपको वो खुद ही करना पड़ेगा कि 2 पाई आर अपॉन V2। ये पार्टिकल बी के लिए आ गया। इसका अगर ओमेगा लिखना पड़ा, ओमेगा 2 बराबर है, तो आप लिखोगे V2 अपॉन D/2। ठीक है ना। अब पार्टिकल ए के लिए करते हैं जल्दी से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में पार्टिकल ए के लिए करूं तो क्या लिखूंगा, इधर की साइड एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg। और मैं अगर देखूं तो आपको पता है मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूं। देखो जरा, कहीं भी चेंज हो रहा है क्या, देखना जरा। यहाँ चेंज होगा क्या, यहाँ पे, तो फिर क्या यहाँ पे चेंज होगा क्या? अरे बोलो ना। तो क्या यहाँ पे चेंज होगा? रेडियस कितनी है, ये रेडियस आती है घूमने की, जितने से घूम रहा है। तो कुल मिला के V1 बराबर क्या आ गया? मतलब इस रिजल्ट में हम बोल सकते हैं कि V1 V2 के बराबर आया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर आया, टाइम पीरियड भी दोनों का सेम आया। लिखो। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन या म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, दे आर मूविंग इन सर्कल्स अबाउट देयर COM. Find angular velocity, ratio of angular momentum and ratio of kinetic energy. चलो, और डायग्राम दे रखा है जो कि मैं बना देता हूँ। सब लोग इधर ध्यान से देखें और देखते रहें बस, आपको भी इसे करने का मौका मिलेगा, तो ध्यान से देखते रहें। दोनों के बीच, दोनों सेम छोटे छोटे से पॉइंट मास है, इनकी साइज का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट मासेस हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। लेकिन इस बार हमने बोला है कि m1 और m2 अलग अलग मास हैं। मान लो m1 थोड़ा सा बड़ा मास है, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा, m1 की तरफ शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। ये मान लेते हैं कि m1 से सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस r1 है और यहाँ से डिस्टेंस r2 है, तो m1 की रेडियस तो r1 हो जाएगी जो कि छोटी होगी। तो ये r1 है, तो कम ऐसा मान लेते हैं कि ये इस सर्कल पे घूमेगा, लेकिन जो M2 है वो R2 रेडियस के सर्कल पे घूमेगा। तो R2 रेडियस का सर्कल हम ऐसा बना लेते हैं और ये M2 का पाथ हो जाएगा। अब आप देखें तो ये कैसे घूमेंगे सर, तो ये अगर नीचे आएगा, ऊपर भी जा सकता है, ये ऊपर जाएगा तो फिर इसको नीचे आना पड़ेगा, ये नीचे आएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी बात वही है कि दोनों को एक दूसरे के हमेशा सामने ही होना पड़ेगा, ताकि इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज ना हो और ये इसी सर्कल को मेंटेन करें। ठीक है भाई, तो वही नाम रख लेते हैं, एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं। बी को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर ए को आपको सॉल्व करना है। तो बी में क्या बोलोगे सर, अंदर की साइड एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर mv² अपॉन r। तो मैं लिखूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर m2 v2 का स्क्वायर अपॉन r2। एफ जी कितना लिखूंगा बताइए? G m1 m2 अपॉन D² बराबर m2 v2 स्क्वायर अपॉन r2। घूमने वाला मास फिर से कट गया, m2 से m2 कट गया, v2 का स्क्वायर बराबर G m1 r2 अपॉन D² का अंडर रूट। अच्छा सर, ये R2 का क्या करें, R1 R2 हमें आते हैं, R1 बताना क्या होगा, m2D अपॉन, मेरे को कहीं से आवाज आई थी m1D, और R2 बराबर क्या होगा, ये होगा। सही है क्या? तो कट गया ये, ठीक है। तो वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो रखेंगे वैल्यू, बिल्कुल रखेंगे। V2 की वैल्यू रखेंगे, रख दो यार। G m1 अपॉन D² R2 m1D अपॉन m1 प्लस m2। कुछ गया क्या, नहीं गया, एक D गया बस।
आ गया V2? अरे आ गया क्या? एंगुलर वेलोसिटी भी पूछी, तो ओमेगा टू बराबर क्या लिखेंगे? V2/R2। V2/R2, तो V2 ये रहा पूरा, अपॉन R2 तो ये वाला यूज कर लेते हैं V2/R2 में। तो V2 ये लिख लो, अपॉन R2 करो यार, तो कितना बनेगा पता है क्या आप? Gm1/D²R2 बन जाएगा क्या? वो थोड़ा देख लेना, मैंने कहीं गड़बड़ नहीं कर दी हो, बाकी मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। नहीं बन रहा है क्या? यही तो है। यही है? नहीं है? है? मैं कुछ तो बोल दूं। और R2 की वैल्यू इसमें भी डालनी है, R2 की वैल्यू डालो। हाँ भाई R2, तो नीचे हो गया M1D, और ऊपर हो गया M1 + M2। तो ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। M1 से M1 चला जाएगा, T³ हो जाएगा, Gm1 + M2/D³। ये ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई, ये V2 की वैल्यू आ गई। बाकी चीजें हम बाद में निकालेंगे। पहले ये मैंने पार्टिकल बी के लिए निकाल दिया। अब यही की यही आप पार्टिकल ए के लिए सॉल्व करो, और मुझे V1 निकाल के दिखाओ, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 निकाल के दिखाओ, और उसको जगह दो। आप करते रहो, या आप करते रहो और उसके बाद देखते रहो बीच बीच में। और अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप इधर देख ही लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए का एपीडी बना रहा हूँ। इधर की साइड क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बराबर M1 V1² अपॉन R1। ये हो जाएगा Gm1 M2/D²M1 V1² अपॉन R1। फिर V1 बराबर √Gm2R1/D²। सही कर रहा हूँ क्या? सही होगा। V1 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, R1 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे M2D/M1 + M2। सबसे पहले आप कंपेयर करो, बताओ V1 V2 सेम आए हैं कि अलग आए हैं? देखो देखो देखो, अलग आए हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं ओमेगा पर। ओमेगा 2 = V1/R1। तो ओमेगा 2 आप जब निकालोगे तो आप देखोगे कि आपका ओमेगा आया है Gm1 + M2/D³। बताओ, ओमेगा 1 आपका सेम आया है कि अलग आया है? सेम आया है। समझ में आई बात? अब आप जरा ध्यान से, अब आपने जितना लिख लिया, अब सुन लो फिर लिख लेना। देखो, हम कह रहे हैं कि दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे, तो दोनों का एक सर्कल साथ साथ में कंप्लीट होगा। लेकिन अब ये भी हम कह रहे हैं कि साथ में सर्कल कंप्लीट होगा, लेकिन इससे तो ज्यादा डिस्टेंस चलनी है, इसे कम डिस्टेंस चलनी है, इसलिए वेलोसिटीज अलग अलग आई हैं, स्पीड अलग अलग आई हैं। V2 बड़ा होगा, अगर हमने V2 का सर्कल बड़ा बनाया है, मास छोटा माना है M1 के कंपैरिजन में। अरे मास कौन सा बड़ा माना है? मान M1। बोले क्यों है मास M1 कैसे बड़ा? अरे उसकी रेडियस छोटी हो गई ना, सेंटर मास इधर, किसका मास बड़ा है, तो वेलोसिटी इसकी ज्यादा ही होगी, तो उसका सर्कल बड़ा है। लेकिन ओमेगा दोनों का सेम आया है। ओमेगा सेम आया मतलब टाइम पीरियड भी सेम होगा। वो तो हो गई चलो एक्स्ट्रा बातें, और ये तो हमसे पूछी ही नहीं थी। ओमेगा तो पूछा था, और क्या पूछा है हमसे? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी, आई ए डिवाइडेड बाय आई बी। और क्या होता है साथ में? ओमेगा, तो ओमेगा तो सेम है। आई क्या होता है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, mr²। तो हमें लिखेंगे MA/R A² या ए किसको बोला है मैंने उसको, तो उसका मास कितना है? M1, और ये कितना है? R1। और ये है आपका M2। अगर आप गौर से देखें ना, तो R1/R2 क्या रहता है पता है? M2/M1।
अब इनको डिवाइड करो, डी से डी, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कट गया, r1 अपॉन r2 इजिकल टू m2 अपॉन m1। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, m2 अपॉन m1 का स्क्वायर, एक m2 से m2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आया, m2 अपॉन m1। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ आई ए ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई बी ओमेगा स्क्वायर। भाई बेसिकली देखा जाए तो आई अपॉन आई बी ही है, तो ये भी कितना आ जाएगा, इस तरीके से लिखो। एक बी टू बाय कहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ निकाली, यहाँ निकाली, हाँ फिर ये वाले R2 से कट गया ना। हम्म। तो अभी हम जो है दो मास को घुमा रहे थे, अब तीन को घुमाते हैं। तो मान लीजिए तीन मास हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों में रखे हुए हैं, ऐसे मास एम मास एम मास एम, यहाँ पे हम अलग अलग मास ले सकते हैं लेकिन अलग नहीं लिए हमने, तीन मास लिए हैं, सेम मास लिए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड भी क्या हो जाएगी, ए। अब क्वेश्चन क्या है कि ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दे आर मूविंग इन अ सर्कल अबाउट द सेंट्रॉइड, ये तीनों अपने सेंट्रॉइड के अबाउट एक सर्कल में घूम रहे हैं, फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। आप एक बात समझें, यही काम अभी दो पार्टिकल कर रहे थे, यही काम अब तीन पार्टिकल कर रहे हैं, और यही काम चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, छह भी कर सकते हैं, सात भी कर सकते हैं। सॉल्व करने का जरूर लेंथ बड़ी होती जाएगी, कैसे वो हमको बताएंगे, और सभी अपने सेंटर ऑफ मास के बहुत घूम रहे हैं। अरे ठीक है क्या, तो इन सबका सेंटर ऑफ मास, चूंकि मास सेम है तो सेंट्रॉइड ही होगा, और वहां से इसकी डिस्टेंस सभी की सेम रहेगी क्योंकि वो मास सेम है ना, तो एकदम बीचों बीच में आएगा। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका वही है जो भी हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, किसी एक पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिख के बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तीनों का मास सेम है इसलिए तीनों की स्पीड सेम होगी, क्योंकि तीनों का सर्कल सेम होगा, सर्कल सेम होगा तो सेम ही स्पीड होगी, क्योंकि तीनों एक साथ ही हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे हर पॉइंट पे, तो तीनों इस तरह से घूमेंगे कि ये एक सेम टाइम में अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे, तो स्पीड किसी एक की भी निकाल लो, तीनों की मिल जाएगी। खैर अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान से देखेंगे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक और वायर सही बन गया, तो सब किस पे घूम रहे हैं, अपने सर्कल पे घूम रहे हैं, ऐसे स्पीड इसकी v मान लेते हैं, इसकी स्पीड v मान लेते हैं, और इसकी स्पीड भी v मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना है ना, देख रहे हो क्या, ठीक है। किसी भी एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, हम करते हैं मान लीजिए ये कोने वाले को, ठीक है, इस पर हम देखने वाले, तो ये घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, ऐसी है v, अरे हाँ, इसका सेंटर ये रहा, इसके अबाउट ही घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। इस पर फोर्स कैसे कैसे लगेंगे, देखो हमें करना क्या, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन कर रहा है, लेकिन इस बार अब चक्कर क्या पड़ रहा है कि दो पार्टिकल है ना, तो दोनों इस पर फोर्स लगाएंगे। अभी तक तो क्या हो रहा था, बस एक जना एक पर फोर्स लगा रहा था, अब ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो उन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो उसका नेट फोर्स हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ये इसको अपनी तरफ अटैक करना चाह रहा है मान लो, और इसको मैंने मान लिया F1, और ये इसको ऐसे अटैक करना चाह रहा है, इसको बोल दिया अपन ने F2। अरे हाँ कि नहीं, कोई मुझे बताओ F1 क्या लिखूं, F1 का मैग्नीट्यूड, F1 का मतलब है इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, G m अपॉन ए। बोले सर ये तो F2 भी लिखेंगे, तो इसको अपन F लिख लेते हैं, अरे F लिख लेते हैं, तो बराबर ही है ना दोनों, तो F लिख लेते हैं। अरे हाँ कि ना, तो इस पर भी इधर एफ फोर्स लग रहा है, इधर भी, इस पे भी, मतलब इधर भी एफ, दोनों इसको एफ एफ से खींच रहे हैं क्योंकि दोनों का मास सेम है, ये तो इनका मतलब वो जो फॉर्मूला लगाया तो सेम ही आ गया, आ गया तो आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने के कई तरीके होते हैं,
यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है और दोनों के बीच का एंगल, तो हम जो है रिजल्टेंट जो है बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे? अंडर रूट ऑफ cos 60, ये आ गया। अरे आ गया क्या? और जैसा कि आपको सिखाया गया है डायरेक्शन निकालना, आप जब डायरेक्शन निकालोगे और आप बोल भी सकते हो, देखो ये भी बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा। रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा मतलब कि नेट फोर्स किधर आएगा? ऐसे सेंटर की तरफ ही आ जाएगा। सेंटर क्या, सेंट्रॉइड है ना, ये आ जाएगा एफ नेट। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आप एक बार अगर रेडियस भी निकाल लें तो हो गया आपका काम। तो रेडियस निकालने के लिए एक और डायग्राम बना लो छोटा सा। ये रेडियस कैसे निकालूं मैं? अरे बोल दो यार। ये 30 डिग्री है, ये a/2 है, तो r cos 30 बराबर a/2, r बराबर a/√3। तो मैं लिखूंगा f नेट इज इक्वल टू mb² अपॉन r, √3 f बराबर mv² अपॉन a/√3। √3 से √3 गया, f की जगह क्या लिखूं? f कहाँ, ये रहा, g/m/a² बराबर mv² अपॉन √3 से √3 मैंने उड़ा दिया। देखो आ गया मस्त आपका आंसर। v बराबर √g/m/a। तो ऐसे आपने 3 पार्टिकल घूम रहे तो सॉल्व कर लिया। इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है, कठिन बनाना है, इसकी मास अलग कर, तो सेंट्रोइड सेंटर ऑफ मास ही कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ये डिस्टेंस बदल जाएंगी, कुछ अजीब हो जाएगा। और चार चार जने स्क्वायर पे हैं, 4 पार्टिकल स्क्वायर पे हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस पर हैं और सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं, चारों का मास सेम है, तो वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? किसी भी एक का एफबीडी बनाएंगे, उस पर इस बार आप 3 जने फोर्स लगाएंगे, तीनों का नेट निकालेंगे, नेट को mv² अपॉन r के बराबर कर देंगे। वो शायद बिगनर बॉक्स में है आपके, तो आप करना उसमें। 3 वाला करा दिया मैंने, 4 वाला आप बिगनर बॉक्स में करना, ठीक है क्या? लिखो क्वेश्चन, लिखिए फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m kept at p, kept at p, पॉइंट p। देखो इधर, ये फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास kept at p, इस पर लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। कैसे बताओगे, कैसे लगाओगे आप? इस पर नेट फोर्स कैसे निकालोगे? कौन कौन लगाएगा इस पे फोर्स? ये लगाएगा और ये लगाएगा। अरे लगाएंगे ना, बस आपको उनका एफबीडी बना के जोड़ देना है, आंसर बता देना है, सिंपल।